अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा आज ये हमारे क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर सेकंड, हमारा जो पहला चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, उसका लेक्चर नंबर 2 होगा। पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में, फीचर्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था द डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये एक डेफिनेशन है, ये आप लोग ने बेटा याद कर ली होगी, आई होप सो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, दैट मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। यानी कि अब इलेक्टेड लीडर्स में हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जिसमें हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, मैक्सिको के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है अपने जो डिसीजंस हैं उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, और उस हिसाब से फिर हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी की और एक डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहे हैं कि 1999 में आपको पता होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान के, ठीक है बेटा, तो उन्होंने क्या किया, ही लेड अ मिलिट्री कूप, यानी कि उन्होंने स्टार्ट किया वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको ओवरथ्रू किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आर्मी। और अपने आप को वहाँ पे जब गवर्नमेंट बनाई तो अपने आप को नाम दिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, यानी कि उसने कहा कि अब कंट्री के ऊपर जो रूल करेगा वो मैं हूँगा। तो बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, जब भी आर्मी के अंडर रूल होता है तो हम उस रूल को हम क्या कहते हैं बेटा, आपको याद होगा, उस रूल को हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा, जब भी आर्मी के अंडर रूल होता है तो उस रूल को हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं हम। लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आप नोट करके रखिए बेटा कि पहले उसने अपने आप को क्या कहा था, चीफ एग्जीक्यूटिव। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है कि जब परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत में आए पाकिस्तान में 1999 में, तो पहले उसने अपने आप को कौन सा बोलेंगे टाइटल दिया, तो चीफ एग्जीक्यूटिव का टाइटल दिया। उसके बाद उसने अपने टाइटल को चेंज किया, तो क्या रखा उसके बाद टाइटल, प्रेसिडेंट। ठीक है बेटा, in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension। तो उसने एक रेफरेंडम दिया, यानी कि उसने एक मेमोरेंडम पेश किया कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो 5 साल तक रहेगी। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, ठीक है, माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। तो वहाँ की जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस थी, यानी कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी या डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट्स थे, उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट बनी है यहाँ पे वो कैसे बनी है, वो थ्रू फ्रॉड बनी है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया था परवेज़ मुशर्रफ ने, ठीक है बेटा, बाय माल प्रैक्टिस, यानी कि ऐसे काम किए गए जो कि डेमोक्रेसी सपोर्ट नहीं करती। ठीक है बेटा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फ़ोटो में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी किसके हाथ में है, पूरा इन आर्मी के हाथ में है। तो यानी कि डेमोक्रेसी पे कंट्रोल सारा कर रहा है आर्मी। तो आगे चलते बेटा। In 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies। बेटा इस बात को आप अंडरलाइन कीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे कि 2002 में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क यानी कि एक लॉ पास किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे कि प्रेसिडेंट जो यहाँ का है वो क्या कर सकता है, ही कैन डिसमिस और डिसॉल्व द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे हमारी कंट्री में है, ठीक है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो वैसे ही पाकिस्तान में भी होते हैं। तो उसने कहा कि प्रेसिडेंट के हाथ में ये सारा पावर होगा कि वो इन असेंबलीज़ को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है बेटा, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री अफेयर्स। यानी कि हम ऐसे समझें कि हर एक डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है या गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कौन रूल कर रहे थे, वहाँ पे जो रूल कर रहे थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स रूल कर रहे थे बेटा। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है, ये लॉ पास करने के बाद उसने कहा कि हम इलेक्शंस करेंगे। तो आप
हम खुद अब एज्यूम कर लेंगे कि जब उसने नेशनल असेंबली डिज़ोल्व कर ली, उसके बाद जब इलेक्शंस होंगे तो उस नेशनल असेंबली में कौन से वाले मेंबर्स होंगे, वो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स ही होंगे. So Pakistan had elections, elected representatives to have some powers, but the final power rested with the military officers and General Musharraf himself. तो कहा जाता है कि इलेक्शंस तो होते गए, कंटिन्यूसली होते गए, लेकिन जो पूरा का पूरा पावर था वो किसके हाथ में था सर? एक तो थे मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में और मुशर्रफ के हाथ में. ठीक है बेटा. तो मुशर्रफ यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल था मुशर्रफ के हाथ में, यानी कि प्रेसिडेंट के, वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, सेल्फ क्लेम्ड प्रेसिडेंट हम बोलेंगे. ठीक है ना बेटा. सेल्फ क्लेम्ड प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि जिसने खुद अपने आप को कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ कंट्री का. क्लियरली देयर आर मैनी रीजंस वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी. तो क्या हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो रियल सेंस में डेमोक्रेसी है? नहीं कह सकते. ठीक है, क्योंकि हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि अभी हम पढ़ेंगे आगे वाली डेफिनेशन कि क्यों ऐसा नहीं है. तो फिलहाल हम कहेंगे कि ऐसी डेमोक्रेसी को हम नहीं मानते. बट लेट्स फोकस ऑन वन ऑफ दीज. कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रूलर्स हैं हमारे, वो लोग जिन्होंने गवर्नमेंट चलानी है आगे, क्या उनको लोगों ने रिप्रेजेंट किया, लोगों ने वो इलेक्ट किया? नहीं किया. People have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were really not the rulers. They cannot take the final decisions. The power to take final decisions rested with army officials and with General Musharraf, and none of them were elected by the people. तो बेटा क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि लोग जो है, अगर हम बोलेंगे सर ये तो हो गया हमारा नेशनल असेंबली. ठीक है बेटा, नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली. तो लोगों ने तो इनको वोट दिया. ठीक है, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया लोगों ने, लेकिन आगे चल के जो गवर्नमेंट बनी, जो किसके हाथ में थी बेटा? मुशर्रफ के हाथ में. ठीक है, उसको तो लोगों ने नहीं किया इलेक्ट, उसको तो लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो वो खुद बना. यानी कि नेशनल असेंबली के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सारा जो पावर था वो किसके हाथ में था? मुशर्रफ साहब के हाथ में. ठीक है ना बेटा, इतना समझ आया? तो आगे चलते हैं. दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज. तो ऐसा बहुत सारे डिक्टेटरशिप्स में होता है. डिक्टेटरशिप मैंने पहले आपको बोला था अभी कि वो गवर्नमेंट जो या वो कंट्री जब एक आर्मी रूल के अंडर आ जाती है तो उसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं. और मोनार्की क्या होता है? जब एक कंट्री पे कोई किंग रूल करता है. दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड. ठीक है, यानी कि लोग तो चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन आगे चल के जब गवर्नमेंट बनाने की बात आती है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट वो लोग बनाते हैं जिनको लोगों ने वोट ही नहीं दिया होता है. जैसे हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, हमने नरेंद्र मोदी साहब को वोट दिया है. ठीक है, जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो जाते हैं तो तब जाके उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ एन इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होती है जहाँ पे लोग वोट नहीं करते, किसके लिए? उस इंसान के लिए जो आगे चल के कंट्री चलाए. तो वहाँ पे जो लोग हैं उनका रूल हम नहीं कह सकते, तो उस चीज़ को हम क्या पीपल्स रूल नहीं कह सकते. ठीक है ना बेटा. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि लोगों ने उस इंसान को वोट नहीं दिया जो कंट्री चला रहा है. तो ऐसे अब हमें एक और डेफिनेशन मिल जाती है बेटा, यानी कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ, आप प्लीज़ उसको क्या कीजिए बेटा, नोट डाउन कीजिए. ठीक है बेटा. यानी कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. तो ये बेटा अब कॉपी पे अपने लिख लीजिएगा. हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी. ठीक है बेटा. पहले वाली डेफिनेशन हमने कौन सी पढ़ी थी? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये वाली डेफिनेशन बेटा, कि जहाँ पे रूलर्स को इलेक्ट करती है पीपल. और यहाँ पे अब दूसरी डेफिनेशन आ जाती है हमारी, दैट इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि कंट्री को रूल करने वाला पावर जो है वो उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जिनको लोगों ने चुना है. तो पाकिस्तान में लोगों ने किनको चुना था? नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ को, लेकिन उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था, लौटा दिया था मुशर्रफ साहब ने, क्योंकि इलेक्शन सारे पावर्स तो किसके हाथ में थे? मुशर्रफ साहब के हाथ में. ठीक है ना बेटा. तो ये था एक और डेफिनेशन. तो अब आगे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन.
अब यहाँ पे चाइना की एग्जांपल है। तो चाइना में एक कंट्री है जहाँ पे हर एक कंट्री में नॉर्मली 5 साल के बाद इलेक्शंस होते रहते हैं। तो चाइना में एक कंट्री थी जिसका नाम था नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो चाइनीज़ लैंग्वेज में उसको क्या नाम दिया गया था, कॉन्गो रेमनिम द्योबाई दुहाई, यानी कि नेशनल पीपल कांग्रेस एक पार्टी है जो वहाँ पे क्या इलेक्शंस करवाती थी। ठीक है, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। तो ये वाली पार्टी जो है इन्होंने कहा कि हम करेंगे इलेक्ट किसको, प्रेसिडेंट को। तो इस पार्टी में कितने मेंबर्स थे बेटा, 3000 मेंबर्स थे। ठीक है, तो सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, तो कुछ मेंबर्स को आर्मी भी इलेक्ट करती थी। बिफोर कंटेस्ट, जब भी कभी इलेक्शन होता तो लोगों को पहले परमिशन लेनी पड़ती, किससे, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है ना बेटा, तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जब लोगों को कहती कि आप वोट कर सकते हो, इसको वोट करो, तो जैसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कहती तो वैसे लोगों को वोट करना पड़ता। Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 3. The governments albeit formed by the Communist Party. यानी कि पहले ही हमने कहा कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है लोगों को वोट करने का हक देती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी किन लोगों को अपना वोट करने का हक देगी, एज अ कॉमन सेंस उन्हीं को जिनसे उनको फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो उन्हीं को, या चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अगर किसी इंसान को इलेक्शन के लिए लड़ना होगा उसको पहले कम्युनिस्ट पार्टी से क्या करना होगा, परमिशन लेना होगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी कहेगी हाँ बेटा जाओ मेरे खिलाफ लड़ लो, नहीं कहेगी ना, वो तो कहेगी अरे बेटा बंद हो जा वरना हम बंद कर देंगे। ठीक है ना बेटा, तो हमेशा वहाँ पे गवर्नमेंट किसकी बनती थी, कम्युनिस्ट पार्टी की। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, अब यहाँ पे ये तो होगी चाइना की एग्जांपल। ठीक है बेटा, तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा जीत जाती थी। अब मैक्सिको में क्या होता है, मैक्सिको में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो होता है 6 ईयर्स। ठीक है ना बेटा, आफ्टर 6 ईयर्स। तो इंडिया में कैसे होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, कितने साल के बाद होता है। तो आप ये आपके लिए एक होमवर्क है कि आप मुझे बताएंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहाँ पे इंडिया में कितने साल के बाद होता है। ठीक है ना बेटा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। अब मेक्सिको की बात हो रही है, यहाँ पे तो ना सर मिलिट्री का रूल था जिसका, यानी कि डिक्टेटर का रूल नहीं चल रहा था। बट until 2000 every election was won by a party called PRI, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। यानी कि यहाँ पे सर एक ऐसी पार्टी थी जो हर साल इलेक्शन जीती थी। तो मतलब फिर से समझेंगे सर, ना ही यहाँ पे मिलिट्री रूल था, ठीक है, नहीं था सर। हम बोलेंगे मोनार्की नहीं था सर, यहाँ पे डिक्टेटरशिप था, नहीं था सर। तो सर इन दो में से कोई नहीं था, लेकिन हमेशा इलेक्शन एक पार्टी जीतती थी उस कंट्री की जिसका नाम था इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो सर वो कैसे जीतती थी, अब हम बोलेंगे सर लोगों को भरोसा होगा उस पर, अच्छे काम किए होंगे, तो वो चल के आगे पढ़ेंगे। अपोजिशन पार्टीज जो थी वो तो हमेशा इलेक्शन लड़ती थी बट कभी जीतती नहीं थी बेचारी। क्यों, क्योंकि द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। क्योंकि जो पार्टी थी बेटा जीतने के लिए वो क्या क्या करती थी, वो हमेशा गंदे ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी। अब कौन से गंदे ट्रिक्स का इस्तेमाल किया होगा, तो यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस, हर कोई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था मेक्सिको का उसको बोला गया था कि आपको किसको वोट करना है, PRI को वोट करना है। ठीक है ना बेटा, टीचर्स को बोला गया कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आपके, उनके पेरेंट्स को फोर्स करो कि आप किसको वोट दोगे, PRI को वोट दोगे। ठीक है ना बेटा, तो ये सही बात है, बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ की जो मीडिया थी लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, तो वहाँ की जो मीडिया थी वो अपोजिशन पार्टीज़ के सवालात आगे पहुँचा ही नहीं रही थी। ठीक है, जिससे लोगों को पता ही नहीं चलता था कि हमारी गवर्नमेंट क्या क्या गंदे काम कर रही है। और इसके अलावा समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वेर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। कभी कभी क्या होता था, अगर PRI को पता चलता कि ये वाली ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पे इसके जो है कम वोट आ रहे हैं, तो ये क्या करते, ये पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर देते उस जगह जहाँ पे इनको ज़्यादा वोट मिलते हैं। ठीक है, तो इसका हम कहते हैं कि रिगिंग होती थी वहाँ पे। ठीक है बेटा, तो जैसे एक वर्ड है यहाँ पे रिगिंग। रिगिंग क्या हो गया, यानी कि पोलिंग में कुछ भी प्रॉब्लम कर लेना। और पढ़ेंगे आगे। द PRI स्पेंड अ लार्ज, और क्या देता था, पैसा, मनी देती थी। किनको देती थी मनी, मनी किनको दिया जाता था, लोगों को, ताकि वोट हासिल कर सके। तो ये तो चलो ठीक है सर, ऊपर तो हमने पढ़ा कि लोग
वहाँ पे ना मोनार्की था ना डिक्टेटरशिप था, लेकिन तो क्या था, वहाँ पे फ्रॉड चल रहा था गवर्नमेंट में, तो लोग मजबूर थे, लोगों को पैसे लेते थे वहाँ से। ठीक है बेटा, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या हम कहेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? नहीं कहेंगे। ठीक है ना बेटा, तो इससे हमें एक और डेफिनेशन जो है पता चलती है। ठीक है, इसमें एग्जांपल ये है कि ये डेफिनेशन भी आप बेटा अपनी कॉपी में लिख लेंगे, दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यानी कि एक गवर्नमेंट बनाने के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन, यानी कि विदाउट एनी करप्शन इलेक्शन होना चाहिए, और जो भी पार्टी है चाहे वो पावर में है, ठीक है, उसको भी अगर वोट ना मिले तो वो हार सकती है। ऐसा नहीं कि एक पार्टी ने हुकूमत बनाई, अब वही पार्टी 10 20 30 सालों के लिए हुकूमत करेगी कोई भी फ्रॉड काम करके, नहीं, अगर लोगों ने उसको वोट नहीं दिया तो वो पार्टी हार भी सकती है। तो बेटा हमने अभी तक जो है वो 3 डेफिनेशंस जो है वो पढ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा 1% 1 वोट 1 वैल्यू का। ठीक है, तो 3 डेफिनेशंस क्या है? पहली वाली डेफिनेशन थी कि जो इलेक्टेड फॉर्म, जो डेमोक्रेसी बनाएगी या जो गवर्नमेंट बनाएगी, वहाँ पे लोग रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया होगा। ठीक है ना। दूसरी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा कि जो पावर मेकिंग बॉडी होगी वो होगी इलेक्टेड थ्रू पीपल, यानी कि लोग जो गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, उसको इलेक्ट करेंगे लोग। और तीसरी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसको वोट कम मिले तो वो हार भी सकती है। ठीक है ना बेटा, इस टॉपिक में अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, और इस अगर ये वीडियो और ये लेक्चर पसंद आए तो इस कमेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स जो हैं उनकी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम होगा, जो पढ़ेंगे हम 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तब तक बेटा अस्सलाम वालेकुम।